Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. My name is Imtiaz Ahmad Shah and I'm your English teacher at Vision Biology, and I'll be teaching you English uh, from class 9 to 12th. और चूंकि आपको पता है कि विजन बायोलॉजी ने एक इनिशिएटिव लिया है, उड़ान बैच का इनिशिएटिव, जो एक फ्री सीरीज रहेगी 2026। कल हमने 5 जनवरी को हमने स्टार्ट की थी, कुछ लेक्चर्स हमने अपलोड भी किए थे एंड वी गॉट पॉजिटिव रिस्पांस। और इसी उड़ान बैच का एक और सब्जेक्ट जो है इंग्लिश क्लास 9th को लेके मैं आपके सामने इस वक्त हाजिर हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कॉशियसली और अपनी प्रेजेंस आप दिखाएंगे इस लेक्चर को ग्रैब करने के लिए। और क्लास 9th का ये लेक्चर रहेगा, और इसमें हम जो है क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है पैकिंग, उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सीधे एक प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन को देख के हम अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एक ब्रीफ केस है, और इस ब्रीफ केस में अलग अलग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे हैट है, जैसे कैमरा है, पासपोर्ट है, और भी अलग अलग कुछ बिखरी हुई कंफ्यूजन में कुछ चीज़ें हैं, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये विजुअलाइज क्या करता है, ये सिंबलाइज क्या करता है, ये ब्रीफ केस ये सिंबलाइज करता है कि दैट अ पर्सन इज पैकिंग समथिंग। वो अपने इक्विपमेंट्स शायद ट्रैवल करने के लिए, कहीं जाने के लिए, वो अपनी इक्विपमेंट्स, अपनी चीज़ों को पैक कर रहा है। और अब इसी इमेज को जो है नज़र में रख के, इसी इमेज को हम आगे जो है इसी इमेज के साथ हम आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि इस इमेज से जो है क्या इंडिकेट किया जा रहा है। तो इस लेसन का जो टाइटल है वो है पैकिंग। और यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो पैकिंग जो है ये एक ह्यूमरस टेल है, यानी ये एक फनी कहानी है ट्रैवल के बारे में। इसमें ट्रैवल मिशअप्स हो रहे हैं, यानी इसमें सफ़र के दौरान कुछ एपिसोड्स इमर्ज हो रहे हैं जो कि बहुत ह्यूमरस होते हैं, जो कि बहुत फनी होते हैं। और यहाँ पे एक मैस्कुलाइन प्राइड भी दिखाया जा रहा है। मैस्कुलाइन प्राइड मीन्स मेल ईगो, यानी जब आपको अपने आप पे ना कॉन्फिडेंस हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये काम अकेले करूँगा, खुद करूँगा, और वो काम फिर अल्टीमेटली इन द एंड जो है वो काम फिर एम्बैरस कर देता है इंसान को, तो वो एक मैस्कुलाइन प्राइड। तो इस कहानी को, इस पैकिंग को जेरोम क्लाप्का ने, उसकी एक फेमस कॉमिक नॉवल थी, कॉमिक नॉवल यानी जिसमें फनी ह्यूमरस एलिमेंट्स देखे जाते हैं, उस बुक का नाम, उस नॉवल का नाम थ्री मैन इन ए बोट, जो कि 1889 में पब्लिश हुई थी। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल पैकिंग जो है वो कैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो है कन्वर्ट होती है। जैसे ही नैरेटर स्टार्ट करता है पैकिंग, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है अपने आप पे, जैसे ही वो पैकिंग स्टार्ट करता है तो कॉमेडी ऑफ एरर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स मतलब कि एक के बाद एक जब आपके साथ वो एपिसोड्स पैदा हो जाए, जो एपिसोड्स जो जिसमें फनी मिस्टेक्स हो, एक के बाद वो फनी मिस्टेक्स आप जो है एक्सपीरियंस करें, तो उसे हम कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें अलग अलग कॉमेडी ऑफ एरर्स को जो है पॉइंट आउट किया गया। इसमें से फॉर एग्जांपल बूट्स का इसमें रखा गया है। जूते जब वो पैकिंग करते समय उसको भूल जाते हैं, या इल्यूसिव टूथब्रश, यानी जो डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी जिसे हम इल्यूसिव कहते हैं, वो टूथब्रश भूल जाते हैं उनको पैक करना। एंड देन बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, जैसे बटर का एपिसोड है, जैसे हैम्पर्स पैक करते समय उनके साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो किन किन चीज़ों का एनकाउंटर करते हैं, वो चीज़ें। एंड देन लास्ट में एक अनहेल्पफुल डॉग का भी एक कैरेक्टर है, इंसिडेंट है, एपिसोड है, उसको भी हम अलग से जो है एक्सप्लेन करेंगे
करेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हमारे पास थोड़ा सा हम जेरोम के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। जेरोम 1859 में पैदा हुए, 1927 में उनकी डेथ हुई। वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, यानी वो इंग्लिश में नॉवेल्स लिखते थे, और वो प्ले राइट भी थे, यानी वो ड्रामाज वगैरह भी लिखते थे। वो पैदा वेल्सल में हुए थे। अब क्या हुआ कि ही वॉज सेल्फ सपोर्टिंग, यानी वो खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम द एज ऑफ 14 ईयर्स, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब जेरोम ने अपनी किस्मत अलग अलग चीज़ों पे आजमाई, जैसे से फॉर एग्जांपल कलर्किंग का काम उन्होंने किया, टीचिंग का काम उन्होंने किया, ट्यूशन्स देना उन्होंने जो स्टार्ट किया, और एक्टिंग भी उन्होंने कभी कभी ओकेजनली उन्होंने एक्टिंग भी की, ताकि वो अपने आप को जो सपोर्ट कर सके। बट एक्टिंग के ठीक बात उनको लगा कि दैट जो मेरा नेचर है, जो इनबॉर्न टेंडेंसी है, वो राइटिंग के लिए बनी है, वो लिटरेचर के लिए बनी है। देन फिर उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी थी, उनकी जो सबसे अहम और वेल नोन जो बुक्स है वो है द आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो 1886 एंड द थ्री मैन इन अ बोट। और थ्री मैन इन ए बोट से पैकिंग का जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और अगर हम देखें तो ये दोनों जो नॉवेल्स है, ये एक समझो कि एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है। इसमें विट भी पाया जा रहा है, यानी जिसमें हम जो अपने आइडियाज एक्सप्रेस करें ह्यूमरसली, या हम विट का इस्तेमाल करें, एनेक्डोट्स करें, यानी पर्सनल स्टोरीज अगर हम इसमें एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें, और कॉमन सेंस का भी इसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। और इसमें कंपेलिंग डिस्क्रिप्शन, यानी वो डिस्क्रिप्शन जिससे एक रीडर या चाहे अगर वो थिएट्रिकल प्ले हो तो ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेट होते हैं उन सब चीज़ों को देख के। और इनकी जो किताबें थी, इनका जो ब्लेंड था, वो कहीं ना कहीं जो मार्क ट्वेन की जो ट्रैवल राइटिंग थी वो उसका रेमिनिसेंट माना जाता है, यानी वो कहीं ना कहीं जो इनकी किताबें हैं, इनकी जो राइटिंग है, वो मार्क ट्वेन की रेमिनिसेंट है, यानी उनकी जो राइटिंग्स थी वो हमें याद दिलाती है। कहीं ना कहीं वो सिमिलर है, जेरोम क्लार्क का और मार्क ट्वेन की जो ट्रैवल राइटिंग है वो कहीं ना कहीं वो एक समझो कि एक रेमिनिसेंट है, उनमें एक आइडेंटिकल कुछ फीचर्स है, तभी इसको रेमिनिसेंट कहा गया है मार्क ट्वेन की ट्रैवल राइटिंग का। अब उन्होंने जेरोम क्लार्क ने थिएट्रिकल सक्सेस भी हासिल की। उन्होंने जो प्लेज लिखे थे, ड्रामाज लिखे थे, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका एक जो थिएट्रिकल सक्सेस में एक प्ले था, द पासिंग ऑफ द थर्ड फ्लोर बैक 1908। तो आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद है कि आप जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से माइन्यूटली समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप कभी ट्रिप पे गए हैं, क्या आप कभी एक्सकर्शन गए हैं, और आपकी जो एक्साइटमेंट या प्लानिंग है उस एडवेंचर के बारे में, जैसे ही वो दिन सामने आता है, आप कैसे प्लान करते हैं, कैसे आप अपने एक्साइटमेंट को मेंटेन करते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? दूसरा क्वेश्चन, क्या कभी आपने किसी शख्स की हेल्प की है पैकिंग में? क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा कि वो पैकिंग में स्ट्रगल कर रहा है, लगेज को पैक करने में स्ट्रगल कर रहा है, और आप अनसॉलिसिटेड एडवाइस उनको देते हैं, यानी वॉलंटरी एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग पैकिंग। और तीसरा क्वेश्चन, क्या पैकिंग करते समय आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भूली है और फिर पैकिंग आपने की, फिर पैकिंग खोलनी पड़ी, बैग खोलना पड़ा, फिर वो चीज़ नहीं मिली, फिर अगर मिली तो उसके बाद फिर से बैग जो है रीओपन करना पड़ा, फिर से पैक करना पड़ा? क्या ये एपिसोड्स आपके साथ कभी हुए हैं लाइफ में? तो अगर हुए हैं तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि जेरोम का जो नैरेटर यहाँ पे है, जो कहानी बोल रहा है, बता रहा है, नैरेटर हम कहते हैं कि जो स्टोरी टेलर हो, जो कहानी बता रहा है, वो इन तीनों एक्सपीरियंसेस को साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करता है। वो गॉन ऑन ए ट्रिप, हेल्प्ड समवन पैक, फॉरगॉटन समथिंग क्रूशियल, ये तीनों एक्सपीरियंसेस वो अपने जो है इसमें एक्सपीरियंस करता है, जिसमें लास्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्योटिक रिजल्ट्स होते हैं, यानी जिसमें कंफ्यूजन हो, जिसमें डिफिकल्टीज हो। अब यहाँ पे जो है नैरेटर जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि नैरेटर जो है वो एक किस्म का एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपनी पैकिंग एबिलिटीज में। वो ये चाहता है कि
मैं खुद ही चीज़ों को हैंडल कर सकूं। और आगे बढ़ते हैं हम। अब जो कॉन्फिडेंट पैकर है, जो नैरेटर है, अब वो इस बुक की पहली लाइन में आपको स्पेल आउट करता हूँ। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। यहाँ पे जो नैरेटर है वो ये कहता है कि मुझे अपनी पैकिंग पे ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर दुनिया में पैकिंग करना कोई जानता नहीं। तो कहीं ना कहीं जेरोम क्लैप का यहाँ पे ह्यूमन फूलिशनेस का भी कहीं ना कहीं जिक्र करता है, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस का भी जिक्र करता है, यहाँ पे ईगो, मेल ईगो का भी जिक्र करता है, यहाँ पे बैड लीडरशिप का भी जिक्र करता है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो नैरेटर है he is very much confident in his packing skills। लेकिन यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि आगे हम बढ़ते हैं, क्या इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज पेश आती है, वो हम आगे जाके जो है एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे our narrator announces with suspense confidence that he will handle the packing. It surprised him. He notes Riley just how many things he knows more about than anyone else alive। यहाँ पे जो नरेटर है वो सुप्रीम कॉन्फिडेंस के साथ जो अनाउंस करता है, वो ऐलान करता है कि दैट just let me do this, I'll handle all the packing। अब ये उसको ना नैरेटर को भी सरप्राइज कर देती है ये चीज कि यार मुझसे बेहतर दुनिया में कोई पैकिंग जानता ही नहीं है। तो अब उसने क्या किया काम, उसने मैग्नेनिमसली यानी यहाँ पे जेनरसली उसने एक दरिया दिली दिखाई। यहाँ पे उसने जो प्रिटेंड, दरिया दिली तो नहीं दिखाई, यहाँ पे प्रिटेंड किया कि मतलब कहा जॉर्ज और हैरिस को, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स और है जॉर्ज हैरिस, उनको कहा कि तुम ये जॉब मुझ पर छोड़ दो, I'll handle it, I'll do the packing, मैं पैकिंग खुद करूंगा। अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक अंडरलाइन एक चीज करूंगा यहाँ पे, सस्पिशियस रेडीनेस है कि अगर मैं किसी शख्स को ये बताऊं कि ये काम मुझ पर छोड़ दो और वो शख्स ना क्विकली इस चीज को एग्री करे, तो उसको हम सस्पिशियस रेडीनेस कहते हैं। अब जॉर्ज जो है वो इजी चेयर पे पाइप लेके बैठ जाता है। इजी चेयर ऐसे मतलब आपको पता ही होगा, इजी चेयर वो रॉकिंग चेयर टाइप होती है। और हैरिस जो है वो अपनी टांगे फैला के टेबल पे रख देता है और सिगार उसके मुंह में। अब दोनों अब तैयार हो रहे थे कि अब हम जो नैरेटर जो पैकिंग करेगा इस शो को हम अब अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। अब ऐसी बात थी कि नैरेटर ने ये चीज जो है ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने जहन में। उसने ये सोचा था कि दैट आई मस्ट एक्ट एज एन ऑर्केस्ट्रेटर, bossing the job while George and Harris pottered about under his expert direction, allowing him to push them aside periodically with helpful demonstration। अब यहाँ पे नैरेटर का मानना था कि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जो है मैं काम करूं और वो बैठ जाए। मैंने ये चीज एक्सपेक्ट की थी कि मैं उनको सुपरवाइज करूं, मैं उनका बॉस बनूं, मैं उनको वक्तन फवक्तन पीरियडिकली मैं उनको डिमॉन्स्ट्रेशन दूं, यानी एक्सपर्ट डायरेक्शंस दूं कि कौन सा काम कैसे करना। लेकिन जो हैरिस और जो जॉर्ज थे उन्होंने इसको जो अलग अलग एक शेप दी। अब नैरेटर का ये सोचना था कि दैट आई मस्ट बॉस देम, मतलब मैं ये चाहता था कि मैं उनका बॉस बनूं और उनको एक एक्सपर्ट डायरेक्शन के साथ उनको इंस्ट्रक्शंस दूं ताकि वो अलग अलग जो है काम एग्जीक्यूट कर सके। अब जो उनका रिस्पॉन्स था, जॉर्ज और हैरिस का जो रिस्पॉन्स था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। अब इस चीज के चलते जो ये चीज जो उसके साथ हो रही थी नैरेटर के साथ, इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा जो है इरिटेट किया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब द फिलॉसफी ऑफ वर्क, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि इस वर्क का जो फिलॉसफी, इस वर्क, इस राइटिंग का जो बिलीफ है वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नैरेटर का व्यू क्या है, नैरेटर क्या बताना चाहता है अपने जो है रीडर्स को या व्यूअर्स को। अब नैरेटर कहता है कि मुझे दुनिया में कोई चीज ज्यादा इरिटेट नहीं करती, लेकिन एक चीज मुझे ज्यादा इरिटेट करती है, वो ये कि जब मैं काम कर रहा होता हूं और बाकी लोग इर्द गिर्द बैठ रहे होते हैं और
विदाउट डूइंग एनीथिंग वो मजे ले रहे होते हैं, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है. नथिंग इरिटेट्स मी मोर देन दिस. देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. जब मैं काम कर रहा होता हूँ और बाकी लोग इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, वो चीज ना मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है. अब यहाँ पे नैरेटर कहता है कि वो एक दफा ना एक आदमी के साथ रहता था, और वो आदमी ना घंटों तक एक सोफा पे बैठा रहता था. वो नैरेटर को काम करते देखता था, और हमेशा वो क्लेम करता था कि मुझे ना आपको काम करते देख के ना मजा आता था. अब इस चीज से ना यहाँ पे एक वर्ड है इन्फ्यूरिएटिंग. इन्फ्यूरिएटिंग मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना. अब यहाँ पे ना इस बात से नैरेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि हाउ कैन ही से लाइक दैट. एक तो वो खुद काम नहीं कर रहा है, दूसरा और जब मैं काम कर रहा हूँ उसको मेरा काम करना ना उसको देख के मजा आ रहा है. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा वो एंग्री इश्यूज नैरेटर दिखा रहा है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इन बातों को जो है सुन के. अब आगे बढ़ते, नैरेटर यहाँ पे कह रहा है कि द नैरेटर कांट सिट स्टिल वाइल विल्स्ट. यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है विल्स्ट. विल्स्ट मतलब वाइल, ठीक है. अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो ये कह रहा है कि द नैरेटर कांट सिट स्टिल वाइल अनदर पर्सन स्लेव्स. नैरेटर बैठ नहीं सकता है. अगर वो नैरेटर किसी बंदे को देख रहा है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, और नैरेटर चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि नैरेटर का जो एनर्जेटिक नेचर है वो उसको कंपेल करता है कि जनाब आप खड़े हो जाए, आप ऑब्जर्व करें, आप सुपर इंटेंड करें, आप जेब में हाथ डाल के इधर उधर घूमें और आप इंस्ट्रक्शन को डिस्पेंस करें, उनको इंस्ट्रक्शन दे सामने वालों को कि आपको कैसे इस काम को एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज ही सिंपली कांट हेल्प इट. अब यहाँ पे नैरेटर कहता है कि ये मेरी इनबॉर्न टेंडेंसी है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. आई मस्ट बॉस एवरीवन. अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे कॉमेडी ऑफ एरर्स अनफोल्ड होती है. मैंने आपको पहले ही कहा कि कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है, जब एक के बाद एक फनी मिस्टेक्स हो, एक के बाद एक फनी एपिसोड्स हो, उसको हम कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं. जैसे ही पैकिंग शुरू होती है और जॉर्ज और हैरिस नैरेटर को देख रहे होते पैकिंग करते हुए, और उसके ठीक बाद जॉर्ज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जॉर्ज और हैरिस नैरेटर को देख रहे होते हैं कि जो वो पैकिंग कर रहा है. अब वो आहिस्ता आहिस्ता पैक कर रहा है. फाइनली जैसे ही वो नैरेटर जो है अपनी पैकिंग को फिनिश कर देता है, ट्रायम्फेंटली, वो प्राउडली जो है बैग को स्ट्रैप कर देता है, इन टच उसका वो जो स्ट्रैप है वो क्लोज कर देता है. और इसी असना में हैरिस जो है वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे जूते जो है पैक नहीं करने जा रहे हैं. अब ये बात है कि बैग बंद करने से पहले, स्ट्रैप करने से पहले हैरिस कहीं पे था ही नहीं, और उसने तब नहीं कहा कि आप मेरे जूते पैक करो. अब इसी दौरान जो है जॉर्ज जो है उसको इस बात पे एक उसने इस तरह हंसा कि वो उसका जो हंसना था वो एक जिस सेंसलेस लॉफ ने इस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स किया. तो ये एक पहला कॉमेडी ऑफ एरर था कि पहले फिर से बैग खोलना पड़ा, जूता ढूंढना पड़ा, और उसके बाद जो जूता है फिर से बैग में डालना पड़ा. अब जैसे ही फिर से जूता बैग में डाला, उसके ठीक बाद नैरेटर को याद आया टूथब्रश के बारे में, जो कि मतलब एक हॉरिबल थॉट स्ट्राइक कर गया नैरेटर को. क्या मैंने अपना टूथब्रश जो है वो पैक किया है या नहीं. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जब भी ये ट्रैवल करता है ये नैरेटर, उसको ये बहुत ज्यादा परेशान करता है. वो हमेशा डरता है. वो कभी कभार ना सपने में भी देखता है कि उसका ब्रश जो है भूल गया, और जब वो when he wakes up, जब वो जाग जाता है तो उसकी बॉडी पूरी ना पसीने से भरी हुई होती है. अब फिर से उसको अनपैक करना है सारा सिस्टम, बैग रीओपन करना है. उसने 1000 बार अपना ब्रश ढूंढा, नहीं मिला. हैरिस का उसको 1000 बार मिला, जॉर्ज का उसको 1000 बार मिला, लेकिन उसको अपना जो है ब्रश नहीं मिला. फाइनली जब बहुत सारी कोशिशों के बाद जो है उसको आखिरकार अपना जो ब्रश है वो जूते के अंदर मिलता है. तो ये एक और कॉमेडी ऑफ एरर था. उसके बाद दूसरा जो कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो हमारे पास है सोप, साबुन का. अब जॉर्ज ने
इंक्वायर किया, कहा नैरेटर को कि क्या तुमने साबुन पैक कर दी। अब नैरेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि बार बार उसको अनपैक करना, पैक करना, अनपैक करना, पैक करना, ये उसको इरिटेट कर रहा था। अब जॉर्ज ने उसे कहा कि क्या तुमने साबुन बैग में रखी है। अब नैरेटर यहाँ पे डिक्लेयर कर जाता है दैट आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, चाहे मैंने रखी हो या ना रखी हो। वो गुस्से से उसने बैग को स्लैम किया। फिर उसको अचानक से याद आया कि क्या उसने टोबैको पाउच जो है वो पैक किया है या नहीं। ये तो बड़ी दुविधा थी। फिर से वो रीओपन करना पड़ा, फिर से कमरों में जाना पड़ा, फिर से टोबैको पाउच जो है वो ढूंढना पड़ा, एंड देन ही हैज टू स्ट्रैप इट। अब फाइनली 10:05 PM पे जो बैग है वो आखिरकार शट होता है, बंद होता है, स्ट्रैप होता है। अब सिर्फ बारी आती थी हैम्पर्स की। अब हैम्पर्स की बारी, यानी हैम्पर्स लाइक जो फूड बास्केट्स होते थे उनकी अब बारी थी पैकिंग करने की। अब आखिरकार जो पैकिंग जो मेन चीजें थी पैकिंग की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। 10:05 पे जो फाइनल क्लोजर हुआ पैकिंग का। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हैम्पर्स का जो मसला था। हैम्पर्स जैसी जॉर्ज और हैरिस ने नैरेटर से कहा कि दैट वी मस्ट कंप्लीट दिस पैकिंग बिफोर 12। इस पे जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि वी विल डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग, हम हैम्पर्स को खुद जो है पैक करेंगे, हम हैम्पर्स को खुद पैक करेंगे। अब जॉर्ज को छोड़ के, ही वाज एन एक्सेप्शन, जॉर्ज को छोड़ के हैरिस जो था ही वाज द वर्स्ट पैकर। जो नैरेटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, नैरेटर ये कहता था कि जॉर्ज को छोड़ के हैरिस जो था वो एक वर्स्ट पैकर था, उसको पैक करना नहीं आता था। अब जो नैरेटर था उसको पैलेट्स पे, उसको पाइज पे, टोमेटोज, जैम्स, कप्स, उस पे बहुत ज्यादा नजर थी। उसको पता था कि आगे कोई ना कोई एपिसोड होने ही वाला है। अब पहला जो एपिसोड हुआ, जो एज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया था नैरेटर ने, पहला जो एपिसोड हुआ वो कप जो था, कप का टूटना। एंड देन उसके बाद सीरीज ऑफ एपिसोड्स होते थे। सीरीज ऑफ एपिसोड्स में क्या हुआ कि जो जैम था, स्ट्रॉबेरी जैम, वो टोमेटोज के ऊपर रखा और टोमेटोज स्कैश हुए, फिर टीस्पून से टोमेटोज को बाहर निकालना पड़ा। एंड देन फिर इसी तरह सीरीज ऑफ एपिसोड्स हुए, सीरीज ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स होने लगे। अलग अलग जो पाइज थे, जो कुछ समोसे वगैरह भी थे उसमें, उन समोसों पे बारी बारी चीजें रखी और उस समोसे ना क्रश हो गए तो चीजें और ज्यादा वर्स होती गई। तो एज एक्सपेक्टेड जो नैरेटर था उसने कुछ नहीं देखा, वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसने कुछ नहीं देखा, अदरवाइज वो सब कुछ देख रहा था, वो सब कुछ नोटिस कर रहा था कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये पैकिंग के साथ ऐसा जो है बर्ताव करेंगे, वो सब चीजें उसने अच्छे से विटनेस की, एक्सपीरियंस की। अब बटर एक एक ह्यूमरस एपिसोड यहाँ पे बटर का है। अब जो बटर है वो जॉर्ज के स्लीपर्स पे लग जाती है, जॉर्ज के स्लीपर्स पे बटर लग जाती है। अब वो बेवकूफ, अब नैरेटर कहता है कि मैंने जिंदगी में इतने बड़े बेवकूफों को कभी मैंने देखा ही नहीं कि वो एक जो है ना महज कुछ पैसों की बटर के लिए वो इधर उधर हर कमरे में जो है सर्च करें एक बटर के लिए। लेकिन वो बटर कहाँ पे लगी थी? जो जॉर्ज के स्लीपर्स पे। और फाइनली जब जॉर्ज के स्लीपर से बटर हटाई गई, उसको फिर जो है टेबल पे रखा गया। इसी असना में जो हैरिस है, वो हैरिस आके टेबल पे बैठा और वो बटर जो है उसके बैग पे चिपक गई। अब फिर से जैसे ही वो अब बटर को ढूंढने आए, वो पैक करने लगे थे टी पॉट में, तो फिर से बटर गायब। अब ये एक मिस्टीरियस एक एपिसोड था जहां पे उनको लगा कि ये जो स्ट्रेंज अफेयर्स थे ये उन्होंने कभी विटनेस नहीं किए थे कि आखिर ये बटर गई तो गई था, अभी जॉर्ज के स्लीपर से उठा के टेबल पे रखी थी, लेकिन टेबल पे अभी जो बटर रखी थी वो चली कहाँ गई, वो गायब होगी। फिर से वो ढूंढने लगे। वो ह्यूमन फूलिशनेस काइंड ऑफ हम कहेंगे कि कितनी मतलब वो उन्होंने वो बेवकूफाना हरकतें की। अब आखिरकार ढूंढते हैरिस, जॉर्ज ने हैरिस को कहा जरा आप स्पिन करो। स्पिन करते समय
जॉर्ज के बैग पे जो बटर थी वो लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ह्यूमर का इस्तेमाल हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो रहे हैं। तो वो बटर निकाल के जो है फिर टी पॉट में रखी गई। अब फाइनली फिर पैकिंग पूरी हो जाती है, हैम्पर्स भी पैक होते हैं। आखिरकार जो हैरिस और जॉर्ज है वो हैम्पर्स को भी पैक करते हैं, और उसके बाद उसके ठीक बाद जब उनको लगता है कि पैकिंग वी आर ऑलमोस्ट डन, अब एक और कैरेक्टर की यहाँ पे जो है एंट्री होती है। उस कैरेक्टर का नाम होता है मोंटमोरेंसी, वो एक डॉग होता है। अब मोंटमोरेंसी की जो लाइफ फिलॉसफी है, यानी उसकी जो जिंदगी का जो मकसद है वो क्या है? इफ ही कैन स्क्यूम इन एवरीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, अगर वो किसी जगह पे जा रहा है, ऑकवर्डली जा रहा है जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, एंड बी ए परफेक्ट न्यूजेंस, और वो उस जगह में एक मतलब समझो कि एक इरिटेटिंग एक एज 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 जो एलिमेंट है वो वहां पे रोल अपना अदा करे कि जो दूसरों को पसंद ना आए, एंड मेक पीपल मैड, और वो लोगों को पागल कर दे, एंड हैविंग थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और लोग वो चीजें उठा के उसके सर पे मार दें, उसको तब लगता है कि उसका दिन जो है वो जाया नहीं हुआ। ये उसकी लाइफ की फिलॉसफी थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था कि काम में घुसना, अपनी नाक को जो है उस काम में घुसाना, बाकियों को तंग करना, लोगों को तंग करना, इंटरफेयर करना, और जब लोगों को गुस्सा आए उसको गालियां दे, उसको उसके ऊपर वो बर्तन फेंके, तब उसको लगता था कि उसकी जो जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया। ये उसकी लाइफ फिलॉसफी थी। अब मोंटमोरेंसी द डॉग नेचुरली इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन हैम्पर पैकिंग ऑपरेशन। अब जैसे ही हैरिस और जॉर्ज जो पैकिंग ऑपरेशन उनका हो रहा था हैम्पर्स का, अब उसने नेचुरली उसको इन्वॉल्व किया अपने आप को मोंटमोरेंसी ने। अब हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम्बिशन क्या था? उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम ये था कि वो किसी काम में घुस गया और उसको फिर समझो कि उसको डांट पड़ दी थी। उसको बड़ा मजा आता था कि मैं घुस जाऊं और मुझे डांट, मेरा दिन कभी जाया नहीं होता था। अब ये उसका हाईएस्ट एम था जिंदगी का। क्या था? टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टडली फॉर एन आवर, कि किसी काम में घुस जाना और घंटों तक फिर वो उसके खिलाफ जो है उसको बद्दुआ देना, उसको गालियां देना। तो तब उसको लगता था कि ये मेरा जिंदगी का सबसे हाईएस्ट एम है। अब जब वो सक्सीड करता था, व्हेन ही सक्सीड्स, हिज कंसीड बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। अब और जब उसको ये एम अपना फुलफिल होता था ना, वो मतलब वो खुशी से ना झूम उठता था कि आज मेरा ये जो मकसद है ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे लाइन यही पे इंडिकेट करती है कि जब भी वो अपने मकसद में कामयाब होता था, वो खुशी के मारे ना वो अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अच्छा, उसके बाद क्या होता था? ही सिट्स ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे आर नीडेड, जब वो उन चीजों पे तब बैठता था जब उन चीजों की जरूरत पड़ती थी। अब ही बिलीव्स एवरी रीचिंग हैंड वांट्स हिज कोल्ड डैब नोज। यहाँ पे इस लाइन का मतलब कि whenever someone stretch his or her hand, उसको लगता था कि शायद ये उसी के लिए है। तो उसके बाद क्या होता था? यहाँ पे भी वो कॉमिक एग्जैगरेशन का इस्तेमाल हुआ है। अब he puts his leg into the jam, वो अपनी टांग उस जैम में भर देता है टी स्पून के साथ। वो एक चॉटिक एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब देन उसके बाद एक और ये तो कॉमिक एग्जैगरेशन, एक और कॉमेडी ऑफ एरर का एस्केलेशन होता है यहाँ पे। ही प्रिटेंड्स द लेमन्स आर रैट्स। अब लेमन्स जब पैक हो रहे थे वहां पे इर्द गिर्द जो स्प्रेड हुए होते थे डिस्पर्स्ड लेमन्स, उसको लगता था कि शायद ये रैट्स है, और उनमें से कुछ 3 लेमन वो प्रिटेंड उसने किया कि शायद ये रैट्स है, तो उसने उनको मार दिया, यानी फोड़ दिए उसके पहले कि जो ये हैरिस था वो फ्राइंग पैन लेके उसको पटकने आया। अब यहाँ पे हैरिस सजेस्ट दैट नरेटर encouraged this behavior. The narrator protests a dog like that doesn't want encouragement. Its natural original sin before in him. अब यहाँ पे हैरिस ने सजेस्ट किया कि नरेटर ने कुत्ते की इस डॉग की इस बिहेवियर को encourage किया है, लेकिन नरेटर यहाँ पे एनकाउंटर करता है, वो वापस जवाब देता है कि जो कुत्ते ऐसे होते हैं उनको इंकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो नेचुरली ऐसी होती है, उनका ओरिजिनल सिन होता है, यानी इनकी इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, इसमें उनको हम जो है इंकरेज नहीं कर सकते। दे आर ऑलरेडी
प्री इनकरेजेड किसी के काम में जो है टांग अड़ाना, किसी को भी डिस्टर्ब करना, तो ये उनकी एक ओरिजिनल एक टेंडेंसी होती है। एंड मैंने उनको, या नरेटर कहता है कि मैंने उसको जो है इस चीज के लिए एनकरेज नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं। जैसी नाइट अब कंक्लूड होती है, पैकिंग जैसी खत्म होती है, 12:50 जो है पैकिंग खत्म होती है, पैकिंग फाइनली कंप्लीट होती है और हैरिस ना बैग उस हैम्पर पे बैठता है और इस मकसद से बैठता है कि कोई चीज टूटी नहीं होगी। अब जॉर्ज की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी? अगर कोई चीज टूटी तो टूटी, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट्स पैक इट अप। अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, वी कैन नॉट हम और ज्यादा जाग नहीं सकते, पैक नहीं कर सकते और ज्यादा हम चीजों को अब और ज्यादा जो कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते हैं। अब जब बेड टाइम की बारी आती है, तीनों जो कैरेक्टर्स थे वो अब एग्जॉस्ट होते हैं, अब वो तैयार होते हैं सोने के लिए। अब वो स्लीपिंग अरेंजमेंट्स के लिए टॉस करते हैं। हैरिस मस्ट शेयर विद द नैरेटर, हैरिस को अपना जो बेड था वो नैरेटर के साथ शेयर करना था। अब हैरिस जो है पोज द फाइनल क्वेश्चन। अब हैरिस यहाँ पे आखिरी सवाल पूछता है, डू यू प्रेफर इनसाइड और आउटसाइड? क्या आप इनसाइड, बेड के इनसाइड प्रेफर करोगे या आउटसाइड प्रेफर करोगे? तो यहाँ पे भी एक ह्यूमर है दोस्तों, देयर इज नो इनसाइड और आउटसाइड, तो इनसाइड आउटसाइड कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेड में। तो यहाँ पे भी एक एग्जैजरेटेड एक कॉमिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो इनसाइड या आउटसाइड का जो कॉन्सेप्ट है, इससे ये पता चलता है कि जो तीनों जो पैकर्स थी वो अब फुली एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। द नैरेटर रिप्लाइज दैट जनरली प्रेफर्स टू स्लीप इनसाइड अ बैग। अब नैरेटर ने कहा कि वो आमतौर पर प्रेफर करता है कि इनसाइड द बेड सोना। अब हैरिस को इस चीज को सुन के इस चीज को ऑब्जर्व करके थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, ऑड लगा। अब आगे लास्ट वाली इस जो है स्लाइड पे हम चले जाते हैं कि हम पैकिंग डिजास्टर से हमें क्या लेसन मिलता है। यहाँ पे पहला है प्राइड बिफोर द फॉल, यानी डिक्लेयरिंग योरसेल्फ एन एक्सपर्ट गारंटीज यू विल प्रूव अदरवाइज, यूजुअली विद एन ऑडियंस। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट है, अगर आपको लग रहा है कि मैं हर एक चीज सिंगल हैंडेडली कर सकता हूं, तो वो समझिए कि वो एक सेटबैक होता है किसी इंसान के लिए, क्योंकि आखिर में जो ये आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये एम्बैरसमेंट में तब्दील होता है। सो यू मस्ट एक्ट कॉन्फिडेंटली, यू मस्ट एक्ट वाइजली। अगर आप कोई काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस काम को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस चीज के लिए आपको बढ़ाना, वाइजली एक्ट करना है। देन यहाँ पे जो एक और जो डॉग्स विल इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू एन एक्टिविटी स्पेशली इफ इट मेक्स थिंग्स कंसिडरेबली वर्स, यानी अगर आपको कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो कि बिल्कुल अनहेल्पफुल हो, यानी जिस चीज की आपको जरूरत ना हो, फिर भी अगर वो चीज किसी काम में घुस जाए, तो यहाँ पे मोंटमोरेंसी का अगर हम जिक्र करें कि उसकी जरूरत नहीं थी तब, लेकिन फिर भी वो इंटरफेयर कर रहे थे और उसकी जो मोंटमोरेंसी को फॉर टाइम बीइंग लग रहा था कि वो उनको हेल्प कर रहा है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहा था, वो पैकिंग को और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और ज्यादा डिजास्टर में तब्दील कर रहा था। अब एक और चीज है यहाँ पे, डेलीगेटिंग पुअरली। अब इफ योर आइडिया डेलीगेशन इज एवरीवन वॉच मी वर्क, यू हैव रादर मिस्ड द पॉइंट। यहाँ पे डेलीगेशन मीन्स शेयरिंग वर्क। अब यहाँ पे नैरेटर जो क्या कर रहा है, वो क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो कह रहा है कि मैं सिंगल हैंडेडली खुद काम करूंगा। तो गुड टीम वर्क अगर टीम वर्क कलेक्टिवली अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। लेकिन नैरेटर ने कहा कि मैं खुद ही, वो उसने जॉर्ज और हैरिस को अलग जगह बिठाया और उन्हें कहा कि मैं खुद अपना जो है काम करूंगा। तो इसका मतलब ये कि यू कैन नॉट डू एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली। आपको किसी ना किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी ताकि वो काम को अच्छे से, कलेक्टिवली काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सिंगल हैंडली खुद काम कर रहे हैं, तो वो आपकी जो बैड लीडरशिप कंसिडर की जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं हम टाइम एस्टिमेट्स, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उस काम का आउटलाइन पहले स्केच करना है, आउटलाइन पहले तैयार करना है कि इस काम में कितना टाइम हमें लगेगा और इस काम में कितने टाइम में हमने इस काम को एंड करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पूरे चैप्टर में जो प्लानिंग है, प्लानिंग की बहुत ज्यादा जो है वो प्लानिंग उनकी लैक कर रही थी।
उनके पास पहले से ही वो स्ट्रक्चर्ड एक टाइम टेबल नहीं था कि हमने कौन सा बैग कितने बजे पैक करना है। मैच जो अनप्लान जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग, इनकी जो ट्रैवल को और ज़्यादा वर्स करा। सो टाइम प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। Some objects, toothbrush anxiety अगर देखा जाए, some objects exist solely to haunt us while traveling, except this make peace with it। यहाँ पे जो नरेटर है वो अपने टूथब्रश की एंग्जाइटी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस आती रहती है, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सो वी मस्ट एक्सेप्ट दैट, वी मस्ट मूव फॉरवर्ड, और हमें इन फ्रस्ट्रेशंस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा मान के, एक एक्सपीरियंस मान के आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक और है कॉमेडी एंड्योर्स। अब यहाँ पे 1889 में, यानी ऑलमोस्ट सेंचुरी अगो इसको लिखा गया है। अब यहाँ पे ये जो कॉमेडी है ये अभी भी एंड्योर कर रही है, अभी भी लोगों के दिलों पे, लोगों के जहनों में अभी भी जो है इसका इम्प्रेशन पड़ा हुआ है। अभी भी हम इस चीज को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्लासिकल लिटरेचर है, वेल रिटन है, और अभी भी लोग जो है इस मॉकरी ऑफ मैस्कुलाइन कॉम्पिटेंस को हम अभी भी पढ़ रहे हैं। इट स्टिल रिमेन्स फ्रेश एंड फनी टुडे। 1889 से लेके अभी तक ये चीज़ें, ये मेमोरीज हमारे जहन में अभी भी फ्रेश है। हम अभी भी इन ह्यूमरस एलिमेंट्स को, इस कॉमिक एग्जैजरेशन को, इन कॉमेडी ऑफ एरर्स को अभी भी हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये हमारी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करती है। ये आज भी फ्रेश है, आज भी ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो वी कैन नॉट स्किप दिस। तो अब इस लेसन का जो मतलब था कि जो नरेटर, या जो हम कहेंगे कि जो जेरोम क्लैपटन ने इस चीज़ को कैसे एक लाइफ के साथ इसको रिलेट किया। उसने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर हमारी ज़िंदगी के साथ होती है। तो ह्यूमन फूलिशनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, या हम कहेंगे बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसने पॉइंट आउट की जेरोम ने, जैसे मेल ईगो का यहाँ पे उसने जो है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मेल ईगो कितना हर्ट करता है इंसान को। तो उसमें भी उसने किस तरह से उन चीज़ों को सम अप किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बेझिझक जो है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो